हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाठिया एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो टॉपिक था उसकी 4 वीडियोस हम कर चुके हैं एंड आज ये हमारी 5th वीडियो है जिसके अंदर हम एडजॉइंट एंड इन्वर्ट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रैमन रूल से सॉल्व करना और ये सब चीज़ें हमने प्रीवियसली हमारे पिछले वीडियो में देखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एडजॉइंट एंड इन्वर्ट्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इन्वर्ट्स होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स है ए एंड बी, उनका मल्टीप्लाई मान लीजिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। ठीक है जी। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू होगा जी 1/b, यानी कि हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए हमारा बी इन्वर्स के इक्वल है। ये हम जनरली जानते हैं। ठीक है। तो सिंपली उसी तरीके से अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स ए एंड बी, उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इन्वर्स हमारा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ए जो है वो किसके इक्वल है जी, वो बी इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्स होता क्या है। एक और चीज़ हमें जो है जाननी थोड़ी सी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं पहले। देखिए सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं, अगर हमारी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमारा ज़ीरो आ जाता है एक्चुअली, ठीक है, मान लीजिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, ठीक है, तो उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी। इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मॉड ऑफ ए, सॉरी ये हमारा मॉड ऑफ ए नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है जी। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन हमारी ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमारी इन्वर्टिबल होती है। ठीक है जी। तब हम यहाँ पर ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हम ए इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी हमारा टॉपिक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं ब्यूटीफुल सी, adjoint of a matrix। देखिए एडजॉइंट से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने माइनर निकालना सीखा था, और माइनर के साथ हम अगर उसका साइन यूज़ कर लेते हैं तो हम कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर्स भी हमने निकालना सीखा था। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा एडजॉइंट होता है, देखिए कोई भी हमारी क्योंकि इसी से हम निकालने वाले हैं। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर के बारे में आप जान चुके हैं ऑलरेडी। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है जी। ये मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब इसके कोफैक्टर्स की हम मैट्रिक्स बनाते हैं। इसी के कोफैक्टर्स A11 का कोफैक्टर हमारे पास आ जाएगा A11, और इस तरह से सभी एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर्स ले लिए और उनकी भी हमने क्या ले ली जी, उनकी हमने मैट्रिक्स ले ली। ठीक है जी। तो ये सभी के सभी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है हमारी A33। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हो गई हमारे पास। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ये हमारी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हो गई। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्या हमारा एडजॉइंट आ गया? नहीं, अभी हमारा एडजॉइंट आना बाकी है। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है जी। कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे, और ट्रांसपोज में हम बेसिकली करते क्या हैं, ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम बना देते हैं। तो ये हमारी रो थी, इसको हम कॉलम के फॉर्मेट में लिख देंगे जी, A11, A12, A13। यहाँ से सेकंड रो को हम उठाएंगे और कॉलम के फॉर्मेट में लिख देंगे जी। ठीक है, A23, A31, A32 एंड A33। सो सिंपली एडजॉइंट हमारा किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है जी, सिंपली जो हमारा एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स थी हमारी,
उसकी हमने बना लीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि उसके सभी के सभी कोफैक्टर्स निकाले और उस मैट्रिक्स का हमने कर दिया ट्रांसपोज। तो जैसे ही हम किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है जी, तो एडजॉइंट निकालना हमें आ चुका है। अब देखिए सिंपली क्या होता है, हमने एडजॉइंट निकालना क्यों सीखा है, सिंपल सी चीज़, क्योंकि एडजॉइंट जो होता है उसी से हमारा इन्वर्स फाइंड आउट होता है। ठीक है जी, देखिए सिंपल सी चीज़। अब हम निकालना सीखते हैं इन्वर्स। क्योंकि एडजॉइंट हम निकालना जान चुके हैं तो इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात होती है जी, ए इन्वर्स जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी एडजॉइंट ऑफ ए एंड अपॉन में होता है जी हमारे पास मोड ऑफ ए। ठीक है, वेयर मोड ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ये हमने देखा ही था, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए सो ए जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है जी, और ये हम जानते हैं कि अगर हमारा मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी सिंगुलर। ठीक है, तो वो नॉन इन्वर्टिबल होती है। एंड इफ़ मोड ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तब हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ कंडीशंस बनती हैं। कुछ कंडीशंस ये बनती हैं कि अगर हमें ए इन्वर्स चाहिए। ठीक है जी, पहली बात तो जो ए इन्वर्स होता है वो निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपकी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसका एडजॉइंट निकलेगा, तभी उसके कोफैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है जी, सो बेसिकली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। ठीक है जी, और जो भी इन्वर्स निकलता है, इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का हमेशा ही यूनिक होता है जी। कैसा होता है, यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैट्रिक्स है उसके दो इन्वर्स आ जाए। ठीक है, एंड अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, इफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं इन्वर्टिबल। ठीक है जी, और इन्वर्टिबल होने के लिए पहली शर्त क्या है हमारी, कि मोड ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है जी, या फिर ये कहे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर हमारी क्लियर हैं तो बेसिक सी बात है कि हमारा जो है हमारा निकल जाएगा क्या, ए इन्वर्स हमारा निकल जाएगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमने देख लिया ऑलरेडी। एडजॉइंट की थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एक प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, या हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं प्री फैक्टर के फॉर्म में और इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है या काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है जी, सो अब हम देख लेते हैं अब तक हमने क्या देखा, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं सब चीज़ों को। हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था जी एडजॉइंट एंड इन्वर्स से। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करना चाहिए तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने निकालना सीखा कि सिंपल सी बात है कि आपकी जो भी मैट्रिक्स है उसके आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लें और उसका कर दें आप ट्रांसपोज, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है जी, इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है तो ए इन्वर्स का बेसिक सा फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ऊपर मैट्रिक्स हो गए, नीचे उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज़, अब यहाँ से एक और चीज़ हम समझ सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात, ये चीज़ हमारे पास है क्योंकि अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया है। देखिए अगर हम ए इन्वर्स को मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ जाता है, और अगर हम इसे बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपली ये ए एंड ए इन्वर्स हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, मोड ऑफ ए हमारा बचेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा जी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यही सेम चीज़ अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी के रूप में लिखी है जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई इंटू ए, देखिए सिंपल सी चीज़ यही हमने यहाँ पर लिखी है जी। ठीक है, कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी इंटू मोड ऑफ ए आता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने कर ली। चलिए हम इसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने अभी कर ली थी, तो ये इसी मेथड से आती हैं। चलिए, तो ये चीज़ें हमने कर ली हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वैसे हमने इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ पहले भी की है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है जी, एक हमारे पास है जी बी, बोथ आर नॉन सिंगुलर, दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, बोथ आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है जी इनका दोनों का ही मोड नॉट इक्वल्स टू 0 है।
ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है यानी कि दोनों इन्वर्टिबल है, देन ए इंटू बी का जो इन्वर्स होगा, ए इंटू बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, यानी कि यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगेगा। रिवर्सल लॉ क्या कहता है कि जैसे ही आप ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में दो चीज़ें हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी वो पलट जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक है जी। तो सिंपली यानी बाद वाली पहले आ जाएगी, पहले वाली बाद में। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारी हमारे पास हैं और इनका आप ले रहे हैं इन्वर्स, तो ये हो जाएगा जी, पलट जाएंगे, मतलब पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि आप कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर है आपके पास, उसका आप इन्वर्स लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारी ए इन्वर्स की इंटीग्रल पावर्स के इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप अगर इसी वे में देखें कि ए की पावर 1 उसका इन्वर्स है, या फिर आपके पास ए इन्वर्स की पावर 1 है, तो ये सेम होगा, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमने कर लिया। अब देखिए सिंपल सी बात कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर ये आपकी सिमेट्रिक होती है, कैसी होती है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपका जो ए इन्वर्स है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें मोड ऑफ ए के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। बट अगर आपकी मैट्रिक्स कैसी है जी, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक जो हमारी मैट्रिक्स होती है, अब इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो ऑड ऑर्डर की है या वो इवन ऑर्डर की है, ठीक है जी। क्योंकि इसके लिए तो मोड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है सिमेट्रिक के लिए तो, और स्क्यू सिमेट्रिक में ऑड ऑर्डर के लिए मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। इवन ऑर्डर के लिए मोड ऑफ ए जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक के, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी ऑड ऑर्डर की है, यानी कि 3x3 ऑर्डर की है, 1x1 की है, 5x5 की मैट्रिक्स है, तो इस तरह से ऑड ऑर्डर की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा 0 होगा, और अगर ऐसा हो गया तो ए इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक अगर ऑड ऑर्डर का है तो हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जी सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर लेते हैं तो हमारे पास वापस ए मिल जाएगा, ठीक है जी। जैसे आप ट्रांसपोज कर रहे थे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ए मिल जाता था, वैसे ही हमारा इन्वर्स का इन्वर्स भी हमें वापस ए मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे अभी फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने की थी कि किसी इन्वर्स की स्क्वायर करें या आप स्क्वायर करके फिर इन्वर्स करें, तो ये सेम ही हो जाने वाले हैं, वही पावर्स का सेम रहेगा, ठीक है जी। अब देखिए सिंपल सी बात, कुछ और प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए बी नॉन सिंगुलर है, यानी मॉड ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, मॉड ऑफ बी भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तब आप बताएं कि ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, इनका प्रोडक्ट क्या ये सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये मॉड नहीं है, एक्चुअली बार बार मेरे मुंह से मॉड निकल जाता है। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे लिए 0 है, यानी दोनों नॉन सिंगुलर है, तो क्या इनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। तो बिल्कुल सही है, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो भी हमारे नॉन सिंगुलर होंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, ठीक है। दोनों ही जो है यहाँ पर ये इक्वल नहीं कह सकते हम इनको, ठीक है जी। सो ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर हम डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप ए बी का डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इन्वर्स लेना चाहते हैं तो वो हमारा पलट कर रिवर्सल लॉ इस पर अप्लाई होता है, ठीक है। और ट्रेस लेना चाहते हैं तो भी सेम हमारा रिवर्सल लॉ उस पर यूज़ होता है, ठीक है जी।
एंड इसी के साथ हमारा जो है कैंसलेशन लॉ में ए इन्वर्स हमारी जो है हेल्प करता है। कैंसलेशन लॉ हमने देखा था, कैंसलेशन लॉ हमारा क्या होता है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि मान लीजिए हमारे पास ये है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो मॉड ऑफ ए है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए हमारी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ए इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम बोथ साइड यहाँ पर ए इन्वर्स से क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमें पता है ए इंटू ए इन्वर्स हमारा आइडेंटिटी आ जाता है और यहाँ से हमारा रिजल्ट बनता है जी बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो कैंसलेशन लॉ में इस टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। चलिए अब हम एडजॉइंट के लिए भी देख लेते हैं। एडजॉइंट और ट्रांसपोज को अगर हम मिक्स करें, ठीक है, एडजॉइंट एंड ट्रांसपोज को अगर हम मिक्स करें, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया जी, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया और उसका कर दिया हमने ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो हमारा क्या किसके इक्वल होगा जी, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। यानी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर उसका एडजॉइंट ले, या आप एडजॉइंट लेने के बाद ट्रांसपोज करें तो वो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ट्रांसपोज का एक स्टेप हमारा एडजॉइंट करने के मेथड में भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो भी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि जब भी हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट अगर हम निकालना चाह रहे हों तो वो हमारे पास मॉड ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होगा, ठीक है जी। n क्या है यहाँ पर, n है जी हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये चीज़ हमें बहुत ही क्लियरली ध्यान में रखनी है। देखिए जहाँ पर हमने ट्रांसपोज किया था या बाकी सारी चीज़ें की थी तो वहाँ पे जब भी कोई कांस्टेंट बाहर लेते थे तो उस पर n पावर्स आ जाती थी, ठीक है जी, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ऊपर आप सिंपली n-1 पावर्स यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स हमारी मान लीजिए कि 3/3 ऑर्डर की है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कर लेंगे। एडजॉइंट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो ले लेंगे और उसकी पावर्स हम कर देंगे जी n-1 यानी कि 3-1 विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगी जी इसकी स्क्वायर, ठीक है जी। सो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए लें, ठीक है, अगर हम एडजॉइंट का एडजॉइंट ले रहे हैं, यहाँ तो हम एडजॉइंट का क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ले तो क्या होगा, देखिए सिंपल सी चीज़, एक और चीज़ लेते हैं कि अगर हम डिटर्मिनेंट की बजाय एडजॉइंट ऑफ ए ले रहे हैं, ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ले रहे हैं, तब यहाँ पर हमारे पास मॉड ऑफ ए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसमें n-2 होगा एंड इसके साथ हमारी मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स आएगी, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हमें थोड़ा सा गौर फरमानी है इस चीज़ पर कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम कर रहे हैं, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो हमने देख लिया था, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास थोड़ी सी एक और चीज़ हम देख लेते हैं इसी के साथ में, फिर हम साथ में देखेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप से है कि कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में और ए अंदर इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तो ये हमने देखा था कि जैसे ही हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो इसके ऊपर पावर n आ जाती है, ठीक है। ये तो हमने बेसिकली कहाँ पर देखा था, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में देखा था, ठीक है, कि ये बेसिकली सिर्फ के बार नहीं आएगा बल्कि के की पावर n बार आएगा, वेयर n इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा एक साथ देख लेते हैं। देखिए 3 आइडेंटिटीज़ हमने अभी तक की हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या देखा जी, फर्स्ट हमने देखा कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का क्या कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा ये ओके, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का क्या कर रहे हैं जी, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होगा। और अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ले रहे हैं, देन हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अंदर पावर्स तो हो जाएंगी जी n-2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास ए इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर
कोई कांस्टेंट ऑफ ए, कांस्टेंट और एक कोई मल्टीप्लाई में है और इसका डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं, तो कांस्टेंट को बाहर लाने पर आपके पास n पावर्स में उसके आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट, देखिए ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि हम एडजॉइंट ले रहे हैं किसी दो मैट्रिक्स का, ए बी का, तो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आता है, यानी कि डिवर्सल लॉ इस पर फॉलो होता है। ठीक है जी, अगर आप एडजॉइंट ले रहे हैं ए ट्रांसपोज का, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा। चलिए, और एक और चीज़ कि अगर आप इसका भी मॉडल लेना चाहें, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए तो हमने देख लिया, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए, इतना तो हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आप इसका भी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, देन हमारे पास क्या होगा, तो देन सिंपली हमारे पास हो जाएगा जी मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 करके उसकी कर दो जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर आप डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर्स n-1 की पावर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं जी आगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जी लीनियर इक्वेशंस की। देखिए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने देख लिया था। चलिए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने ऑलरेडी देख लिया था क्रैमर रूल से। अब हम जो हमारा इन्वर्स मेथड है, या ये कहें कि डिटर्मिनेंट जो मेथड है, उसे हम यूज़ करते हैं जी। ठीक है, चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हम देखते हैं जी कैसे हम करेंगे यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, इसका साइज़ थोड़ा सा हम लेते हैं जी बड़ा करके। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्स मेथड से हम यहाँ पर इनको सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशंस है कुछ इस टाइप में, a11x प्लस a12y प्लस a13z विच इज़ इक्वल टू b1। ठीक है जी, सेकेंड हमारे पास है a21x a22y प्लस a123z विच इज़ इक्वल टू b2। क्रैमर रूल तो हमने देख लिया था, जिसमें हम d1 d2 d3 इस टाइप से निकालते हैं और उसके बाद नॉर्मली x y z के डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो वो मेथड तो हमारा दूसरा था। ठीक है, अब हम इन्वर्स वाले मेथड से करना सीखते हैं जी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशंस है। ठीक है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा ओके चलिए, तो इसका साइज़ हमने सेट कर लिया जी। इनको उठा के इधर लेके आते हैं क्योंकि काफ़ी साइड में एक्चुअली चली गई है। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं एंड अब हम देखेंगे जी बेसिकली इनको हम कैसे कैसे मैट्रिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम ax इक्वल्स टू b इस तरह की मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा जी, x हमारा हो जाएगा बेसिकली x y एंड z, इसकी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। और a हमारा हो जाएगा जी, a हमारा बेसिकली इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर हम ले लेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23
A31, A32 एंड A33। ठीक है जी, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है। जैसे ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सेम यही चीज़ आने वाली है। ठीक है, और ये इक्वल्स टू हमारे होगी जी बी के इक्वल, और बी हमारी कैसी मैट्रिक्स आएगी जी, बी हमारे पास आएगी जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे B1, B2, B3। ठीक है जी, सिंपली अगर हम ऐसा कर लेते हैं और यहाँ से कैसे भी करके अगर हम x इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा हम निकालेंगे कैसे, तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। इस इक्वेशन को हम लेके चलते हैं जी, और क्या काम हम करने वाले हैं तो थोड़ा सा देखेंगे आप। हमने लिया हुआ है ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब हम क्या करने वाले हैं जी, बोथ साइड हम ए इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए एक्स को हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी टाइप से हमने यहाँ भी ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, और इधर बचेगा हमारा सिंपल x, और ये हो जाएगा जी हमारा a इन्वर्स b। तो यहाँ से क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि आपने पहले आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वहाँ से आपने a मैट्रिक्स बनाई और आपने बेसिकली b मैट्रिक्स बनाई, x भी आपके पास है। ठीक है जी, तो आपके पास जो x मैट्रिक्स की वैल्यू होगी आपको उसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले इस a को यूज़ करते हुए आप a इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको आप b मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेथड हमें क्या करना होता है, इस मेथड में सिंपली हमें क्या करना होगा, a इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उसको b से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, हमारी इक्वेशंस सॉल्व हो जाएंगी। तो हम इसका कोई भी आप एग्जांपल है कि इसको करके देख सकते हैं। एक बार हम जो हमारा बेसिकली जो क्रैमर रूल है उसे हम करके देख लेते हैं। क्रैमर रूल को करके नहीं देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले देखिए, कोई भी इक्वेशन है हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, अगर हमारा उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमने पहले भी देखा था, तब हम उसे बोलेंगे जी कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, और अगर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है जी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर हमारा नहीं करता है तो वो हमारी जी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब देखिए सिंपल सी बात, जब भी कंसिस्टेंट होगी तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होंगे, या तो हमारा कैसा होगा जी यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर हमारा ट्राइवल सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सारे के सारे एक्स वाई एंड जेड तीनों के तीनों ज़ीरो आ जाते हैं, और या फिर हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वहाँ पर आते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पर। चलिए, और एक और चीज़ कि जब भी हमारा मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हमारी इन्वर्स जो इक्वेशन है वो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अभी हमने देखा वही चीज़ जैसे हमने सॉल्यूशंस को डिवाइड किया था कि अगर हमारा मॉड ऑफ ए जो है, देखिए सिंपली हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्रैमर रूल के अंदर डी 0 होता है और डी आई जो है वो डी नॉट इक्वल टू 0 होगा और डी आई भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा होता है तब हमारा सॉल्यूशन आता है जी यूनिक। कैसा आता है जी, तब हमारा सॉल्यूशन आता है जी यूनिक वैल्यूज़ आती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो यूनिक वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाता है, देन उस केस में देखिए सिंपली इस केस में हमें पता है 2 चीज़ें हो सकती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये इक्वल्स टू हो जाएगा जी 0। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास सिंपली जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो इन्वर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या आ चुका है जी, इन्फिनिटी आ चुका, इन्वर्स हमारा इन्फिनिटी आ चुका होगा। ठीक है, इस केस के अंदर अब इन्वर्स हमारा इन्फिनिटी आ चुका होगा, तो उस केस में अगर हमारा एडजॉइंट भी 0 है, देन हमारे पास सिंपली कैसे सॉल्यूशन आएंगे जी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, और अगर हमारे पास यहाँ पर दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0 हो गया,
तो 0 अपॉन इन्फिनिटी ये वाला केस बन जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा जी, बेसिकली इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है जी, नो सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे। तो ये केसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कंडीशंस कैसी होती हैं जी, इसके अंदर तो क्रैमर रूल के अंदर d=0 होता है और di भी हमारे कैसे होते हैं जी, 0 होते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं और इसके अंदर d=0 तो होता है, बट di जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, ये हमारे नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए को आप डी की तरह ही कंसिडर करें। ठीक है, तो क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड जो है दोनों ही हमने कर लिए हैं जी। दोनों के अंदर बेसिकली डी अगर हमारा 0 है, डी अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है यानी डी भी हमारा 0 है, उस केस में क्योंकि डी डिटर्मिनेंट ही तो होता है ना, डी आप मैट्रिक्स बनाते हैं वो बेसिकली ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो होती है। ठीक है, तो डी 0 है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, उस केस में दो चीज़ें हैं, डी आई 0 हो सकता है, डी आई नॉट इक्वल टू 0। डी आई अगर 0 है तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आएंगे, डी आई नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास नो सोल्यूशन वहाँ पर होगा। ठीक है जी, चलिए तो इक्वेशंस के बारे में ये चीज़ें हमने कर ली हैं जी। ठीक है, अब हम करते हैं जी, हमें थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि होमोजीनस इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए सिंपल सी बात, होमोजीनस इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर आपके साथ यहाँ पर देखिए आप लीनियर इक्वेशंस जो ले रहे थे, यहाँ पर जब आप सॉल्व कर रहे थे, जो भी आप लीनियर इक्वेशंस ले रहे थे, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये जो b1 b2 b3 की वैल्यू है ये कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। लेकिन अगर व्हाट इफ़ यहाँ पर सभी वैल्यूज़ 0 हो जाएं, b1 भी 0 हो, b2 भी 0 हो, b3 भी 0 हो, अगर ऐसा हो जाए तो हम उसे होमोजीनस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाता है, देखिए सिंपल सी बात, जब हम क्रैमर रूल करते हैं, क्रैमर रूल के अंदर हम इसे डी कंसिडर करते हैं जी। ठीक है जी, d1 d2 d3 इस टाइप से। ठीक है, d1 d2 d3 इस टाइप से हम उन्हें कंसिडर करते हैं। जो हमारा d होता है सिंपली उसके अंदर तो हम सिंपली इसकी इन तीनों को वहाँ पर कॉलम्स में एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब हम d1 d2 d3 यानी di जो हम निकाल रहे होते हैं उसके अंदर एक एक कॉलम में हम d1 d2 d3 इनको भी एडजस्ट करते हैं। अब देखिए सिंपली ये तीनों वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी, यानी कि एक पूरी की पूरी कॉलम जो है डी आई इसके अंदर क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। और अगर ऐसा हो गया तो डी आई हमारा डेफिनेटली कैसा हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो होमोजीनस इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर बेसिकली जो हमारा डी आई है वो 0 होता ही होता है। ठीक है, अब अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस में ही हम नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोजीनस इक्वेशन। ठीक है जी, मान लीजिए होमोजीनस इक्वेशन। अब होमोजीनस इक्वेशंस होती क्या है, वो इक्वेशंस जिनके अंदर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 की बजाय 0 होता है। ठीक है जी, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू, ये भी 0 हो जाएगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये भी हमारा हो जाएगा जी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके ठीक है, चलिए अब देखिए सिंपली क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल में हम करते हैं हमारा निकालते हैं जी हम डी होता है हमारा बेसिकली यहाँ पर ए वाली रो होती है। ठीक है, ये बी वाली रो होती है हमारी पूरी की पूरी, ये सी वाली रो होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 इन सभी को हम इस टाइप से कॉलम में अरेंज कर देते हैं। ये तो हमारा होता है जी डी। लेकिन अगर हम बात करें डी आई की, यानी कि अगर हम बात करें d1 की, अगर हम बात करें d2 की, अगर हम बात करें d3 की, d1 में देखिए, d1 में हमारी जो ये वाली रो होती है, ये वाली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बेसिकली यहाँ पर d1 d2 और d3 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो होमोजीनियस इक्वेशन में पर्टिकुलर ये 0 है, बेसिकली यहाँ पर d1 d2 एंड d3 होता है। वन सेकेंड,
सो सिंपली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डी वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम D1 के अंदर कॉलम 1 में एडजस्ट करते हैं जी, ठीक है। और बाकी हमारे एलिमेंट सेम होते हैं, यहाँ पर B की रो होती है और यहाँ पर C की रो होती है। D2 के अंदर अगर हम देखें D2 के अंदर, तो D2 के अंदर हम D को एडजस्ट करते हैं सेकंड कॉलम में, और A हमारे यहाँ पर एज इट इज़ होता है और यहाँ पर C हमारे पास एज इट इज़ होता है, ठीक है जी। D3 के अंदर हम क्या करते हैं जी, D3 के अंदर हम D वाले कॉलम को यहाँ एडजस्ट करते हैं और बाकी A एंड B हमारे पास नेचुरली वैसे ही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम D वाले कॉलम को यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, तो D में तो तीनों एलिमेंट्स ही हमारी कैसे हैं जी, 0 हैं। यहाँ पर ये वाली कॉलम 0 हो जानी है और यहाँ पर ये वाली कॉलम 0 हो जानी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास पूरा का पूरा रो या पूरी की पूरी कॉलम अगर हमारे पास 0 आ जाती है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमारे पास डेफिनेटली कितना हो जाता है जी, 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो होमोजीनस इक्वेशन हमारी होती है, इसके अंदर DIs की जो वैल्यू होगी वो सभी की सभी 0 होंगी, ठीक है। D का हमें पता नहीं है, हो सकता है 0 हो सकता है ना हो, लेकिन DI जो है वो हमेशा 0 ही होगा। अब देखिए DI के लिए कैसे कैसे केसेस बनते हैं होमोजीनस इक्वेशन में, ये तो श्योर है जी हमारा जो होमोजीनस इक्वेशन है इनके अंदर, चलिए तो जो होमोजीनस इक्वेशन है इसके अंदर ये तो क्लियर है कि हमारा DI जो है ये हमारा 0 होगा, ठीक है, ये तो 0 होगा ही होगा, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ D भी तो देखना होता है, तो जो D है अगर D हमारा 0 हो जाए, अगर D 0 हो गया तो हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे आएंगे जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और अगर हमारा D जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन हमारे पास सारे के सारे ट्राइवल सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है जी, ट्राइवल सॉल्यूशंस आएंगे। चलिए तो ये चीज़ हमने देख ली है। चलिए अब देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी सिंपल सी चीज़ कि हमने वैसे बेसिकली देख लिया था जो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है या जो हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है तो क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, कॉन्जुगेट, ट्रांजुगेट, ये सब हमने देख लिया था, ठीक है जी। लेकिन एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा बेसिक सा मेन टॉपिक रहने वाला है बेसिकली। उनके लिए हम चीज़ें देखेंगे थोड़ी थोड़ी कि कैसे कैसे हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स, आपको पता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स होती है अगर हम A और A के ट्रांजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली मेरे हिसाब से हमें वो चीज़ें रिवाइज़ कर लेनी चाहिए, या फिर चलिए एक काम करिएगा, प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं हमारी थर्ड या सेकंड वीडियो में आई थिंक ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे हुए हैं, मैं बता दूं एक बार। सबसे पहले आपको देखना है जी कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट होता है जी बेसिकली, देखिए यहाँ पर हमने किया था जी, कोई भी मैट्रिक्स हमारी होती है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट हम करते हैं जी, उसका कॉन्जुगेट यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर कहीं भी अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो उसका जो इमेजनरी पोर्शन है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोज होता है जी, बेसिकली ट्रांसपोज होता है जी हमारा रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें। अब हम देखते हैं जी ट्रांजुगेट क्या होता है। तो ट्रांजुगेट को हम लिखते हैं जी ए थीटा से, यानी कि हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज भी करेंगे और उसका कॉन्जुगेट भी लेंगे, ठीक है। तो ये होता है जी हमारा ट्रांजुगेट। और जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट करते हैं और वो मैट्रिक्स हमारी सेम मैट्रिक्स आ जाए, देन हम उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ये मैट्रिक्स हमारी माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, देन हम उसे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है जी। और इसी के साथ हमने देखा था कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को उसी के ट्रांजुगेट से, ठीक है जी, ट्रांजुगेट से यानी ट्रांसपोज भी करना है एंड कॉन्जुगेट भी करना है, तो उसे हम बोलते हैं जी ट्रांजुगेट। तो ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी के इक्वल आती है, तो इसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमें पता है जी ए और ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी कर ली हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करते हैं जी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार हमें जो है देखने को मिलता है। ये बेसिकली ग्रेजुएशन सेक्शन का टॉपिक है हमारा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सिंपली अगर हमारी मैट्रिक्स 1 ऑर्डर की है तब हमारे लिए उसकी रैंक सिंपली क्या हो जाएगी जी, तब हमारे लिए उसकी रैंक सिंपली क्या हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। सो हम देखते हैं जी, अगर हमारी मैट्रिक्स है जी कैसी,
2/2 ऑर्डर की, ठीक है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, तब उसकी रैंक कैसे चेक करेंगे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। चलिए, तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जी एक 2/2 ऑर्डर की, ठीक है। अब मेथड्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है जी, फर्स्ट स्टेप हमें करना है कि आप चेक करें कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, क्या वो ज़ीरो है या वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। अगर ये जो हमारा मोड ऑफ ये जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, देन तो हमारी सिंपली रैंक हमारी मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी जी, रैंक को हम इस टाइप से दिखाते हैं, तो हमारी रैंक ऑफ ए हो जाएगी जी सिंपली इक्वल टू 2, ठीक है। क्या ये विजिबल है? ओके, चलिए, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर है, ये इक्वल टू ज़ीरो और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये चेक करना है पहला स्टेप। अगर ये हमारा इसके अंदर कैसा है जी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारी रैंक सिंपली 2 हो जाएगी। बट अगर ये हमारा इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है जी, तब हम उसकी कोई ना कोई सब मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है जी, कोई सब मैट्रिक्स लेकर के चेक करते हैं, ठीक है। सब मैट्रिक्स या जिसे हम माइनर कहते हैं, ठीक है जी। अब माइनर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे माइनर, इसके अंदर कितने माइनर्स हो सकते हैं, एक ये माइनर हो सकता है, एक ये माइनर हो सकता है, एक ये माइनर हो सकता है, एक ये माइनर हो सकता है। अब देखिए 2/2 का अगर हम माइनर ले रहे हैं तो वो तो 1/1 का बनेगा ना, ठीक है। अगर हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, तब उसका माइनर लेंगे तो वो 2/2 का बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 माइनर्स आ गए। अब इन 4 माइनर्स में से कोई भी माइनर का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपली, अगर ये चारों माइनर्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारी रैंक कैसी हो जाएगी जी, तो हमारी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, या फिर ये माने कि इन माइनर्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इफ़ अगर इन माइनर्स का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आ जाए, किसी भी एक माइनर का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, देन हमें उसका भी सब माइनर लेना पड़ेगा, ठीक है जी। खैर यहाँ बेसिकली आता ऐसा होता नहीं है, बट अगर हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमें आगे भी बढ़ना होगा, ठीक है। सो बेसिकली 2/2 की मैट्रिक्स में तो हम सिर्फ ये माइनर्स चेक कर लेंगे। अगर हमें कोई भी माइनर नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल जाता है, ठीक है जी, कोई भी माइनर हमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं जी नेक्स्ट, 3/3 का एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो 3/3 के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया जी 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब देखिए सिंपली जो होगा ना, इसका हमारा मॉड ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो रैंक होगा ना जी, हमारा जो रैंक होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमने देख लिया है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि रैंक जो है ना, रैंक और ऑर्डर में कैसा रिलेशन होता है, हो सकता है रैंक और ऑर्डर बराबर हों, लेकिन हो सकता है कि कई बार रैंक हमारी छोटी भी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रैंक जो है वो ऑर्डर से कम भी हो रही है। कई बार 3/3 की मैट्रिक्स में 2 रैंक भी आएगी, जैसे प्रीवियस हमारा जो एग्जांपल था उसके अंदर हमारे जो है बेसिकली मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 था, तो हमारे पास उसकी रैंक 1 भी आ रही थी, ठीक है। सो सिंपली ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि रैंक और ऑर्डर में ये रिलेशन होता है कि रैंक ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है जी ऑर्डर के, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात, कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं रैंक के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमारा रहने वाला है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात, पहला फैक्ट हमारा कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है जी, इस मैट्रिक्स का रैंक जो है, इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा नॉन ज़ीरो हो, ठीक है जी, इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा नॉन ज़ीरो हो, इसका मतलब यहाँ पर एटलीस्ट एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट करता है जो कभी भी वैनिश नहीं होगा, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है कि जब तक इसके माइनर्स वैनिश होते जाएंगे तब तक हमारे पास रैंक आएगी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि अगर पहले तो आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, अगर वो वैनिश हो जाता है यानी अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, देन आप उसके माइनर्स चेक करेंगे। अगर माइनर्स भी क्या हो जाते हैं जी, ज़ीरो आ जाते हैं, तब आप उसके भी माइनर्स चेक करेंगे, ठीक है। जब तक हमें कोई एक ऐसा माइनर ना मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है,
तब तक हम रैंक के लिए आगे से आगे जाते जाएंगे। और जिस भी माइनर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, उसी माइनर का जो ऑर्डर होगा वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली थी। सो सिंपल सी बात कि अगर कोई भी माइनर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो वैनिश नहीं हो रहा है, तो उसी माइनर का जो ऑर्डर होता है वही हमारी रैंक होने वाली है। ठीक है जी, चलिए। सो बेसिकली देखते हैं कि अगर हमारी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो मान लीजिए आर है। ठीक है जी, कोई भी मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास कैसी है जी, आर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आर किसी की रैंक है। इसका मतलब है कि एक ऐसा माइनर हमें मिला आर ऑर्डर का जो वैनिश नहीं होता था। ठीक है जी, जो वैनिश नहीं होता था, तभी उस मैट्रिक्स का रैंक आ गया, आर आया। यानी कि यहाँ से R+1 ऑर्डर के, यानी इससे बड़े ऑर्डर के जितने भी हमारे पास माइनर्स थे वो सारे के सारे वैनिश हो गए, तभी तो हमें आर पर आना पड़ा। ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला। जैसे ही आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आपके पास आ गया जी 0 के इक्वल। ठीक है, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी होगी जी, यानी कि ये मैट्रिक्स आपकी वैनिश हो गई। तो 3/3 ये आपका तो वैनिश हो गया। और फिर आप लेना स्टार्ट करेंगे इसके माइनर्स, तो आप 2/2 के इसके माइनर्स लेकर के देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी इसका माइनर जो है वो वैनिश नहीं होता है, मान लीजिए इसके 2/2 का एक माइनर हमारे पास वैनिश नहीं हुआ, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा 2 ही इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो अगर हमारे पास रैंक 2 है, इसका मतलब 2+1 यानी कि 3 ऑर्डर की जितनी भी चीज़ें थी इसके अंदर वो क्या हो गई जी, वैनिश हो गई। ठीक है, यानी जो चीज़ हम करके आ रहे हैं उसी को हम रिजल्ट के फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ है ये। चलिए अब हम देखते हैं जी कुछ और चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं जी रैंक की। रैंक निकालना हमने देख लिया कैसे हम रैंक निकालते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं। जैसे हेडिंग डालें आप रिमार्क्स, तो कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले जो भी हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी, कोई भी हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स, और इस जीरो मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो ऑलवेज़ कैसी होती है जी, ज़ीरो होती है। ठीक है, और अगर ज़ीरो हमारा इस ऑप्शन में नहीं होता है तो यहाँ पर हम करेंगे जी नॉट डिफाइंड। अगर ऑप्शन में ज़ीरो नहीं होता है देन हम वहाँ पर नॉट डिफाइंड ऑप्शन क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, मोर करेक्ट यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड चीज़ क्या होती है कि इफ़ अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जी कैसी, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसी है जी, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है यानी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारा ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वही हमारा रैंक होगा। ठीक है जी, जो ऑर्डर होगा वही हमारी क्या हो जाएगी जी, रैंक हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी कि ये मान लें कि रैंक जो है हमारी वो उसके ऑर्डर के इक्वल ही हो जाएगी अगर ये n×n की है। ठीक है, चलिए, सो बेसिकली हमें देखा कि जो रैंक और हमारे रैंक का जो रिलेशन होता है और जो हमारा ऑर्डर होता है, इसके अंदर ये रिलेशन होता है कि जो रैंक होती है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हमारा जो ऑर्डर होता है उसके हो सकती है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए सिंपल सी चीज़, एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग चीज़ है जो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रैंक ऑफ ए है, हमें पता है कि रैंक ऑफ ए जो होती है वो हमेशा हमारी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का जो भी हमारा ऑर्डर है उससे हमेशा लेस देन या इक्वल होती है। ठीक है जी, और इसके अंदर हमें पता है कि R+1 का डेफिनेटली जो है वो माइनर कैसा होगा जी, वैनिश हुआ होगा अगर उसकी रैंक R है। ठीक है, चलिए, सो रो ऑफ R यानी रैंक ऑफ A जो होती है वो हमारी R से लेस देन या इक्वल हो सकती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा हम ले रहे हैं रैंक या कोई भी ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं जो R से ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है जी, तो यहाँ से दो केस बन सकते हैं कि या तो रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल टू जो R है वो उसके हो जाएगी, या फिर जो हमारा रैंक है वो ग्रेटर देन R हो जाएगा। अब देखिए ग्रेटर देन R कभी होता ही नहीं है, ऑर्डर से ग्रेटर रैंक कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है,
तो ये तो कभी होगा ही नहीं, तो इस केस को कभी आपने देखना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इक्वल वाले केस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इक्वल वाला केस फिर भी हमारा पॉसिबल हो सकता है कि कोई माइनर या कोई जो हमारी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैनिश ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि इसका कोई माइनर आर ऑर्डर का कोई भी चीज़ वैनिश होगी ही नहीं, इसलिए इसका रैंक आर के बराबर है, ठीक है, और इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। सो सिंपल सी चीज़ है। और चीज़ें हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी कोई मैट्रिक्स है जी, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास 2 आई है, तो उसके ट्रांसपोज की रैंक भी 2 ही होगी, ठीक है जी, उसके ट्रांसपोज की रैंक भी 2 ही होगी, ठीक है। और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स थी और इसे हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जो रैंक है, अब लैम्डा यहाँ पर कोई स्केलर है, ठीक है जी, कोई भी कांस्टेंट कोई भी स्केलर है, तब हमारी रैंक सेम रहेगी, ठीक है, तो भी हमारी रैंक क्या रहेगी जी, सेम रहेंगी। और एक और चीज़ हम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, कि जो भी आपकी रैंक ऑफ ए होती है वही आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आप ले रहे हैं तो उसकी रैंक और रैंक ऑफ ए सेम रहेगी, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप ए इन्वर्स ले रहे हैं तो उसकी रैंक भी आपकी जी सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब देखिए ये तो था जी रैंक फाइंड आउट करने का हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने किया। अब हम रैंक फाइंड आउट करने का मेथड सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।